गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर देखेंगे क्लास 9 का टॉप एक्सप्लेनेशन के साथ। और कल हम लोग देखे थे टॉपिक 1 देखे थे, और आज हम लोग देखेंगे टॉपिक 2। टॉपिक 1 में हम लोग देखें कि ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन एक इफेक्ट है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि ग्रेविटेशन एक फोर्स है, तो जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स ना लिखे तब तक वो फोर्स नहीं होता है। सिर्फ ग्रेविटेशन लिखेगा तो वो एक इफेक्ट है। कल उसके बारे में डिस्कशन हुआ। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे कितना होता है, 1 kg मास के लिए कितना लगता है, 100 kg मास के लिए कितना लगता है, ये सारी चीजों को हम लोग देखे थे। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आज आप लोग यदि टॉपिक 1 नहीं देखे हैं तो पहले आप लोग जाइए चैनल पे जाकर टॉपिक 1 देखिए, और उसके बाद आज हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर, आज हम लोग का है ये टॉपिक नंबर 2। ठीक, आज ही हम लोगों का टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, और ग्रेविटेशन चैप्टर आज स्टार्ट होगा टॉपिक नंबर 2, जिसमें आज हम लोग स्टार्ट देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है वो चीज आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। चलिए नोट कर दीजिए, कॉपी बुक निकाल लीजिए, सब लोग कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, आ गए आप लोग। तो आज हम लोग टॉपिक 2 स्टार्ट करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से स्टार्ट करेंगे। पहले एक आप हमको ये बताइए, मैथ्स का एक ट्रिक आपको हम बताते हैं। ये बताओ, जैसे 78 और 78 का मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा पता है? 8 8 या कितना होगा? 64। 8 8 या 64, कैरी 6। अब क्या करेंगे कि 8 7 या 56, 8 7 या 56 ऐड कर दो 112। ये 6 को इसमें ऐड कर दिए 118। 118 का क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे यहां, और 11 हो गया कैरी। 7 7 या 49, और ये 11 इसमें ऐड कर दो, हो गया 60। 6084। तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, देखो 8 8 या 64, कैरी 6, 8 7 या 56, 56 और 62, फिर 8 7 या 56, कैरी 5, 49, और 49 और 5 हो गया 54। तुम देख रहे हो कि ये आ गया 6084, 6084। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप हमको ये नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके बताइए। 49 49 का कमेंट बॉक्स में आप हमको बताना कि क्या होगा। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। चलो, ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है। आज अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर देख रहे थे हम लोग क्या देख रहे थे? ग्रेविटेशन चैप्टर का टॉपिक 2। तो स्टार्ट किया जाए, और आज हम लोग देखेंगे टॉपिक ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या होता है ये हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले। ग्रेविटी, तो ग्रेविटी क्या है? इट इज द इफेक्ट by which any object, it is the effect by which any object shows the change in velocity, ठीक है। It is the effect by which any object shows the change in velocity on the application of gravitational force,
on the smaller objects, on the smaller objects by the, on the smaller objects by the other bigger celestial body, other bigger celestial bodies, celestial bodies। इसका मतलब क्या है? celestial bodies क्या होता है आप लोगों को टॉपिक 1 में हम बताए हैं। इसका मतलब ये है कि कोई बहुत बड़ा सा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मान लो ये सेलेस्टियल बॉडी है। सेलेस्टियल बॉडीज में कोई भी बॉडी को तुम ले सकते हो, अर्थ ले लो, मून ले लो, सन ले लो, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा जो बॉडी जो गैसेस, रॉक या सॉइल्स का बहुत बड़ा बड़ा, जैसे प्लैनेट्स, सेलेस्टियल बॉडीज मतलब हो गया प्लैनेट्स। अब ये प्लैनेट्स के ऊपर यदि कोई ऑब्जेक्ट ये गिरेगा, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्या है? स्मॉलर ऑब्जेक्ट है। ये स्मॉलर ऑब्जेक्ट जब इस प्लैनेट के ऊपर गिरेगा तो क्या होगा? ये स्मॉलर ऑब्जेक्ट जब इस प्लैनेट के पास गिरेगा या इसके ऊपर अट्रैक्टेड होगा तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाता है? ये सेलेस्टियल बॉडीज जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है तो फोर्स लगाने के कारण क्या होता है कि इस स्मॉलर ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी बदल जाता है। अब वेलोसिटी के अंदर चेंज हो जाता है, वेलोसिटी चेंज होने के कारण क्या होता है? एक्सेलरेट करता है, ठीक है। जब ये बड़ा सा ग्रेविटेशनल मतलब बहुत बड़ा सा सेलेस्टियल बॉडीज अर्थ, जैसे मान लो अर्थ के ऊपर कोई चीज गिर रहा है तो क्या होगा कि ये अर्थ एक बहुत बड़ा सा फोर्स जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएगा, जिसके कारण इसका वेलोसिटी चेंज होगा और बॉडी एक्सेलरेट करेगा। इसी इफेक्ट को हम लोग कहेंगे ग्रेविटी, जिस इफेक्ट से चेंज इन वेलोसिटी हो जाए और एक्सेलरेट करने लगे, ठीक है। मतलब चेंज इन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी होने से क्या होगा कि बॉडी जो होगा एक्सेलरेट करने लगेगा। कौन एक्सेलरेट करेगा? स्मॉलर ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेट कौन करेगा? स्मॉलर ऑब्जेक्ट। और यही वाला जो इफेक्ट है, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटी, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज ग्रेविटी। क्लियर है? ये इसी इफेक्ट को कहेंगे ग्रेविटी। इसको आप लोग नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चलो ठीक है। अब ये क्या होता है, क्योंकि ये ग्रेविटी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा तो इसको कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ये एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है? ग्रेविटी के चलते हो रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ गया? ग्रेविटी एक इफेक्ट है जिसके कारण किसी बॉडी के अंदर वेलोसिटी में चेंज आ जाता है और वो वेलोसिटी एक्सेलरेट करने लगता है। और वो क्योंकि एक्सेलरेट का मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने लगा, और ये एक्सेलरेशन क्यों किसके चलते हुआ है? ग्रेविटी के चलते। तो इसको कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे डिनोटेड बाय स्मॉल जी, ठीक। डिनोटेड बाय स्मॉल जी, छोटे जी से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक। छोटे जी, देखो डी सही से लिखो नहीं तो समझ में नहीं आएगा। डिनोटेड बाय स्मॉल जी, ठीक। और दूसरी चीज क्या होता है कि इट इज वेरिएबल, इट इज वेरिएबल यूनिट। वेरिएबल यूनिट का मतलब क्या है? आप वेरिएबल लिख लो सीधा। इट इज वेरिएबल, इट इज वेरिएबल का मतलब चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में बदल जाएगा। अर्थ पे ही यदि ग्रेविटी अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, ठीक है। अर्थ पे भी ग्रेविटी अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। कहीं पर ग्रेविटी ज्यादा है, कहीं पर ग्रेविटी कम है, कहीं पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो जाता है अर्थ पे भी, ठीक है। तो ग्रेविटी हर प्लेस में अलग अलग होगा। यूनिवर्स के हर प्लैनेट के ऊपर ग्रेविटी अलग होगा, ठीक है। तो यहां पर यह भी नोट कर सकते हो, एवरी प्लैनेट हैज वेरिएबल ग्रेविटी, हर प्लैनेट का अलग अलग ग्रेविटी होता है। हर प्लैनेट का ग्रेविटी अलग होगा। मून का ग्रेविटी अलग, अर्थ का ग्रेविटी अलग, और अर्थ के अलग अलग जगह पे भी ग्रेविटी अलग, ठीक है। इतना नोट कर लिए। अच्छा, अब ये है बात कि इसका यूनिट क्या है। तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ऐसा यूनिट देखेंगे तो, क्योंकि क्या है ये ये एक तरह का क्या है नहीं, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है कि ये एक तरह का एक्सेलरेशन है ना,
ये एक तरह का एक्सेलरेशन है। इसका मतलब क्या है कि इसका यूनिट वही एक्सेलरेशन वाला होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सीजीएस यूनिट क्या होगा? सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सेकंड तो बदलता नहीं है ना, मीटर होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड तो वही रहेगा। ठीक, ये हो गया इसका सीजीएस यूनिट और ये हो गया एसआई यूनिट। अब बात ये होता है कि अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे निकालेंगे? अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालेंगे कैसे? तो कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन एनी प्लेस और प्लैनेट और सैटेलाइट, तो किसी भी प्लैनेट, किसी भी सैटेलाइट या किसी भी जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग कैसे निकालेंगे? सैटेलाइट, SATELLIT। ठीक है, हम लोग किसी भी जगह पे, किसी भी प्लैनेट पे, किसी भी सैटेलाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालते कैसे हैं? तो इस चीज को समझने के लिए आपको दो चीज समझना पड़ेगा, मास एंड वेट। मास क्या होता है और वेट क्या होता है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मास क्या है और वेट क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो इसको नोट कर लीजिए आप। नोट हो गया? नोट कर लिए हैं? हो गया? चलो जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। तो हो गया? चलो हो गया, वेरी गुड। अच्छा, जीके का एक कमेंट बॉक्स क्वेश्चन बता दो। जीके का एक कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन, राजीव गांधी का दिल्ली में जो है समाधि स्थल है, ठीक है, रेस्ट प्लेस जिसको कहते हैं, समाधि स्थल मतलब रेस्ट प्लेस, उस प्लेस का क्या नाम है? ये आपका जीके का कमेंट बॉक्स क्वेश्चन। ठीक है, और महात्मा गांधी जी इनका भी रेस्ट प्लेस है दिल्ली में, उस प्लेस को क्या कहते हैं ये आपको नाम बताना है। ठीक है, तो इसको आप बताते रहिए और अब हम लोग आगे पढ़ना शुरू करते हैं कि मास क्या है और वेट क्या है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले मास और वेट में एक डिफरेंस भी देख लेंगे। डिफरेंस कॉलम मतलब टेबल के हिसाब से देखते हैं। ये मास हो गया और ये हो गया वेट। मास और वेट में क्या डिफरेंस है, मास वेट होता क्या है एक्चुअल में, सबसे पहले इसको जानेंगे और इसको आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। तो सबसे पहले क्या है कि मास, तो मैटर कंटेंट इन द बॉडी, मैटर कंटेंट इन द बॉडी ना, मैटर कंटेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड एज मास। कोई भी बॉडी में मैटर कितना कंटेंट होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मैटर कंटेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड एज मास। ठीक, कोई भी बॉडी में कितना मैटर कंटेंट है उसको कहते हैं मास। मास इज मोर फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब क्या है कि इसका यूज ज्यादा होता है। फंडामेंटल मतलब आप समझ लो कि ये कांस्टेंट यूनिट है, कांस्टेंट यूनिट है। ठीक है, दूसरा चीज, अच्छा अभी आप समझ लो कि मास कांस्टेंट यूनिट है। बड़े क्लासेस में जब जाएंगे ना 11th क्लास में, तो वहां पढ़ेंगे कि मास भी चेंज हो जाता है। वो होता है मास डिफेक्ट लॉ, जो आइंस्टाइन का दिया हुआ था, मास डिफेक्ट लॉ उसको बोलते हैं। वो बात की बात है, अभी आप याद रखो मास इज मोर फंडामेंटल कांस्टेंट यूनिट। ठीक, ऐसा यूनिट जो मास का होता है, ऐसा यूनिट ऑफ मास जो होता है वो क्या होता है, इज केजी मतलब किलोग्राम। ठीक, ये हो गया। और क्या होता है, मास इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन फोर्स इज इक्वल टू मतलब मास इज इक्वल टू, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास निकालने के लिए फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स बाय एक्सेलरेशन। ठीक, मास को मेजर्ड किससे करते हैं, मास इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट, मास इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट। इसको यहां लिख लो थोड़ा ना, वेट, ये यहां वेट। ठीक, तो मास इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस। मास इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस। मास को जो मेजर करते हैं हम लोग स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। ठीक है, मास इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, क्लियर है। तो इतना मास का यूनिट हो गया, मतलब मास के बारे में हम लोग जान लिए। अब बाकी बच गया वेट क्या होता है। तो देखो, वेट का मतलब पहला क्या लिखेंगे, वेट इज डिफाइंड एज द फोर्स बाय विच any object is attracted towards the earth or any other celestial bodies। मतलब ये बताया है कि वेट जो है वो, तो वेट क्या है, तो वेट एक फोर्स होता है। ठीक है, वेट क्या है, तो वेट एक फोर्स है जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। जैसे कि कोई चीज गिर रहा है ना, तो वेट का मतलब क्या होगा कि अर्थ जो है उसको अपने तरफ फोर्स लगा के खींच लेगा। तो वो जितना खींचेगा ना, देखो अब खींचेगा तो वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रहा है तो अर्थ क्या करता है, अर्थ उसको अपने तरफ खींचता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो वो ऑब्जेक्ट जो अर्थ की तरफ गिर रहा है या किसी प्लैनेट की तरफ जब गिरेगा तो वो ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा, उस अर्थ को या उस प्लैनेट के ऊपर जिसके ऊपर गिर रहा है ना, वो उसको भी खींचने की कोशिश करेगा। तो वो ऑब्जेक्ट अपने वेट के हिसाब से खींचेगा। कोई मान लो छोटा पत्थर अर्थ के ऊपर खींच रहा है तो छोटा पत्थर अपने वेट के हिसाब से उसको खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, बैलेंस बराबर करने के लिए, भले ही नहीं कर पाएगा लेकिन खींचने की कोशिश करेगा वो। और जिस फोर्स से वो ऑब्जेक्ट, छोटा वाला ऑब्जेक्ट दूसरे प्लैनेट को या अर्थ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा, दैट इज कॉल्ड एज द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वेट इज डिफाइंड बाय द force by which any object is attracted towards the center of the earth, ठीक है, towards the earth or other celestial bodies। ठीक, क्लियर है, ठीक है, चलो वो हो गया। अब उसके बाद लिखेंगे कि वेट जो होता है, वेट इज, अभी तुमको हम डायग्राम बना के भी दिखाएंगे। वेट इज क्या होता है, वेरिएबल, वेट इज वेरिएबल, चेंजिंग। वेट जो है बदल जाता है, वेट जो है हर जगह पे अलग अलग आएगा। ठीक है, वेट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। Weight of an object is different. Weight of an object is different at different places. अलग अलग जगह पे वेट अलग अलग होगा। ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस, वेट जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। ठीक, क्लियर। थर्ड में क्या दिया हुआ है कि वेट का फॉर्मूला होता है वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी नहीं लिखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखेंगे। वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी। वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी। ठीक है, इतना क्लियर। और उसके बाद देखो फोर्थ नंबर क्या लिखेंगे, तो वेट इज मेजर्ड बाय क्या होता है, वेट को किससे नापते हैं, वेट इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस।
वेट इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस, ठीक है, वेट इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस। क्लियर है? जैसे हम लोग जो तराजू को, जैसे आलू नापते हैं, 5 किलो आलू ऐसे बटकरा लेते हैं, 5 किलो आलू लेते हैं, एक तरफ 5 किलो चढ़ाते हैं, एक तरफ आलू चढ़ाते हैं, बराबर हो गया तो बोलते हैं हाँ भैया 5 किलो हो गया, ले जाइए। एक्चुअल में वो हम वेट किए हैं, उसका वेट किए हैं। और सिलेंडर वाले भैया आते हैं, जब सिलेंडर को तौलने ना, तो उसमें देखोगे इस तरह से एक हुक टाइप का लगा रहता है, ऐसे करके हुक टाइप का लगा रहता है, जिससे उसको ऐसे लटकाया जाता है, देखा जाता है, ठीक है, वो उसका मास मेजर करेगा। ठीक है, क्या आया सर? राजीव गांधी का बर्थ प्लेस हुआ सर वीरभूमि, तो पता है हमको भैया, आप लोग गूगल से तो गजब आंसर बताते हो। गूगल से आंसर आ गया कमेंट में कि राजीव गांधी जी का जो रेस्ट प्लेस है दिल्ली में, उसको कहते हैं वीरभूमि। ठीक है, तो ये आप नोट कर लिए हैं। अब इसके बाद देखो, तो अब क्या करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कैलकुलेशन करेंगे तो देखो ऐसे समझो कि जैसे कि ये मान लो अर्थ है, ये हो गया अर्थ, अब ये छोटा सा ऑब्जेक्ट, ये हो गया स्मॉलर ऑब्जेक्ट, ठीक, ये हो गया स्मॉलर ऑब्जेक्ट, ये अर्थ की तरफ गिरने की कोशिश कर रहा है, फॉल, ठीक है, फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, तो अर्थ की तरफ गिरने की कोशिश करेगा ये ऑब्जेक्ट छोटा वाला, ठीक। तो अर्थ कौन सा फोर्स लगाएगा? अर्थ जो फोर्स लगाएगा, इस फोर्स को क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या बताते हैं हम? F इज इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। क्लियर है? M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है? M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। R क्या है? R अर्थ के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट के सेंटर का दूरी। R जो है वो अर्थ के सेंटर से इस अर्थ सेंटर के, मतलब ऑब्जेक्ट के सेंटर, ठीक है, यही ना बोले थे R होता है। R क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट्स के सेंटर से दूरी। तो R क्या कहलाएगा? अर्थ से सेंटर से, अर्थ के सेंटर से और इस ऑब्जेक्ट से सेंटर से जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड एज R, ठीक है। ये हो गया। ये फोर्स कौन लगाया है? ये फोर्स लगा रहा है अर्थ लगा रहा है, ये फोर्स अर्थ लगा रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक। और अब क्या था कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था वो ये कहा था कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स attracts every other body which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। इसका मतलब, अच्छा न्यूटन लॉ भी पढ़े होगे, तो ये बताओ, अर्थ जब इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा छोटे वाले ऑब्जेक्ट को, तो छोटा वाला ऑब्जेक्ट भी तो अर्थ को खींचने की कोशिश करेगा। जैसे कि तुम बड़े होकर मान लो किसी को मार दिए एक थप्पड़, तो छोटा वाला बाबू या बच्चा भी तुमको क्या होगा? कुछ ना कुछ धक्का दे ही देगा, भले वो तुमको ना हिला पाए, लेकिन वो अपने तरफ से पूरा कोशिश करेगा। तो इसी तरह से ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ को अट्रैक्ट करने की कोशिश जो करता है, और ये ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के ऊपर जो फोर्स लगाएगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द वेट, ठीक है। मतलब ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड होने की कोशिश करेगा एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला क्या था बताओ? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला क्या था? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला था W इज इक्वल टू M इंटू G। M इंटू G मतलब मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी। अब ये मास है किसका? ये मास है किसका बताओ तो ये मास है ऑब्जेक्ट का, O फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है। MO इज इक्वल टू मास ऑफ किसका है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। और G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो इतना हो गया। अब यहां पर लिखो कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू G इंटू M1 क्या होगा? M1 क्या होगा? मास ऑफ अर्थ। M1 क्या होगा? मास ऑफ अर्थ इंटू M2 क्या होगा? ये M2 था, मतलब ये हो गया मास ऑफ द ऑब्जेक्ट MO डिवाइडेड बाय क्या होगा? रेडियस ऑफ द अर्थ। ये तो हम फिगर में जैसे अर्थ, ये ऑब्जेक्ट को अर्थ से बहुत दूर पे ले जाके गिरा है ना, एक्चुअल में क्या होगा कि कोई भी चीज को अर्थ के ऊपर जब फेंका जाएगा तो अर्थ से 2, 4, 10, 20 किलोमीटर ही दूरी पे रहेगा,
ठीक है, अर्थ से मान लो हम लोग हेलीकॉप्टर से या एरोप्लेन से 10-20 किलोमीटर दूर से किसी चीज को फेंक दिए, तो उस कंडीशन में हम लोग रेडियस ऑफ द अर्थ ही लेके चलेंगे, ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ लेके चलेंगे। और यहां आ गया इसका वेट इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटी। कहां का ग्रेविटी? ये ग्रेविटी कहां का आएगा? ये अर्थ का ग्रेविटी, क्योंकि गिर कहां रहा है, ये ऑब्जेक्ट गिर कहां रहा है, अर्थ के ऊपर ना, तो ग्रेविटी कहां का लेंगे? अर्थ का। यदि दूसरे प्लैनेट पे गिरेगा तो दूसरे प्लैनेट का ग्रेविटी लेंगे, मून पे गिरेगा तो मून का ग्रेविटी लेंगे, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर? सर साउंड थोड़ा ब्लर आ रहा है, साउंड तो क्लियर आ रहा है मेरे पे, साउंड मेरे पे क्लियर आ रहा है, चेक करो सब, साउंड क्लियर आ रहा है। चलो इतना समझ गया, इतना हो गया, नोट करो, इतना इतना नोट करो। साउंड क्लियर आ रहा है, चेक करो, साउंड क्लियर आ रहा है मेरे पे एकदम। ठीक है, हो गया ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, इसी को हम लोग देखेंगे। तो ये वाला जो फॉर्मूला है फोर्स का और ये फॉर्मूला है वेट का, क्योंकि दोनों क्या होगा, ये दोनों देखा जाए तो इक्वल ही ना होगा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगाएगा और जो वेट ऑब्जेक्ट लगाएगा, ये कौन लगाएगा? ऑब्जेक्ट। और ये कौन लगाएगा? अर्थ। अब ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। तो दोनों को तुम इक्वल दिखा दो, बस इक्वल दिखा दो, हो जाएगा। ये दोनों को इक्वल दिखा देंगे हम लोग, ठीक। तो दोनों को इक्वल कैसे दिखाएंगे? ऐसे करके, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। तो क्या वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ना, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। तो कैसे दिखाएंगे? इसका फॉर्मूला क्या आया? जी इंटू मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। और ये यहां आया मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या आया? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू ग्रेविटी ऑन अर्थ, यही आया है, यही आया है ना, ठीक है। अब क्या करो कि यहां पर कैंसिल कर दो, ये और ये क्या हो गया? खत्म, ये और ये खत्म। अब जब खत्म हो गया तो फिर आगे सॉल्व करो, तो आगे सॉल्व करो। साउंड देखो क्लियर आ रहा है सबको? उधर से कमेंट करो सब लोग कि साउंड क्लियर आ रहा है कि नहीं। अब क्या आया? G इंटू एम ई डिवाइडेड बाय आर ई का होल स्क्वायर, आर ई का होल स्क्वायर, ठीक है, आर ई का होल स्क्वायर आया, ये आर ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ये फॉर्मूला बन गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ या किसी भी प्लैनेट्स पे। ये क्या फॉर्मूला बन गया? ये फॉर्मूला बनकर आया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ आएगा और एनी अदर प्लैनेट, और एनी अदर प्लैनेट, ठीक, ऑन एनी अदर प्लैनेट, किसी दूसरे प्लैनेट पे आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? यहां पर मास ऑफ दैट प्लैनेट और रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट लेंगे, सर, ठीक है, समझ गए? साउंड थोड़ा ब्लर आ रहा है, रुको चेक करते हैं, चेक कर रहे हैं। साउंड में क्या प्रॉब्लम हो गया? साउंड में क्या प्रॉब्लम हो गया? साउंड ठीक आ रहा है? साउंड ठीक आ रहा है? अच्छा, साउंड में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ना? अच्छा ठीक है, रुको, सही कर रहे हैं, रुक जाओ।
अब देखो क्लियर आ रहा साउंड, अब चेक करो। साउंड आ रहा है क्लियर? साउंड आ रहा है क्लियर? चलो समझ गया है। तो ये g का जो वैल्यू आया, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ आया g इंटू एम ई डिवाइडेड बाई आर ए का होल स्क्वायर। ठीक है, सही है। अच्छा, यदि दूसरे किसी प्लैनेट पर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, ये तो क्लियर है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दूसरे किसी प्लैनेट पे तुमको निकालना है, किसी दूसरे प्लैनेट पे, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लेना पड़ेगा, कैपिटल जी इनटू मास ऑफ दैट प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट का होल स्क्वायर। तो ये किसी दूसरे प्लैनेट का निकल जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट। क्लियर है? अभी भी ब्लर आ रहा है? अभी भी ब्लर आ रहा है? चेक करो, ब्लर आ रहा है साउंड? चेक करो साउंड अब। चेक करो साउंड। चेक करो साउंड।